अस्सलाम वालेकुम गाइस। शुरू करते हैं न्यू नावल। मॉम, मेरी शर्ट किसने जलाई है? वो गुस्से से चिल्लाते हुए अंदर आया था। वो जल्दी जल्दी में बिना देखे वो शर्ट पहने ऑफिस चला गया था। ऑफिस में जो लोग इसके सामने निगाह उठाने से डरते थे वो इसकी जली शर्ट को देखकर हंसते थे। जब किचन में खड़ी होरेन की सांसें अटकी थी। लाजमा छुट्टी पर थी। होरेन ने इस्त्री की थी। ताई जान की कमीनगी से मुस्कुराती हुई बोली, क्योंकि वो जानती थी कि इनके बेटा होरेन को सख्त नापसंद करता था। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किसी चीज को हाथ लगाने की? पहले दादा साईं ने जबरदस्ती इसे मेरे निकाह में मुसलत कर दिया और अब गुस्से से कहते वो किचन की जाना बड़ा था। हुरैन का बाजू से पकड़ते हुए इससे अपने मुकाबल करते मुंह दबोचा ही था, पर निगाह इसकी गर्दन पर जले निशान पर अटक गई। ये कैसे हुआ? अपनी कमीज बोलकर वो सर्द नजरों से खूबसूरत इसे लहंगे में मबलूस नफीस ज्वेलरी और मेकअप में इसका मासूम हुस्न जगमगा रहा था। चेहरे पर सागवारी थी। तड़कते दिल और कपवादे वजूद के साथ वो अरजान अफरीदी के कमरे में बेड पर बैठी इसका इंतजार कर रही थी। दिल दग दग कर रहा था, मगर किसी शर्म हया से नहीं, बल्कि खौफ से कि वो न जाने इस शख्स का रिएक्शन कैसा होगा, क्योंकि वो जो कर चुकी थी वो कोई मामूली बात नहीं थी। निकाह के वक्त से चंद लम्हे पहले तक दूसरों के तो क्या, इसकी अपने वहम गुमान में भी नहीं था कि किस्मत यूं बदल जाएगी। इसका निकाह के वक्त गिरदानी से नहीं, बल्कि अरजान अफीदी से होगा। अरजान अफीदी का नाम एन निकाह के टाइम इसने खुद लिया था, क्योंकि इसे इस वक्त अरजान के सिवा कोई ऐसा नजर ही नहीं आया था जिसका वह नाम लेती। हारिस से वो किसी सूरत निकाह नहीं करना चाहती, हालांकि हारिस गिरदानी इसकी अपनी पसंद था। बड़ी खुशी खुशी वो इसे शादी कर रही थी, मगर एन निकाह के टाइम इसने अपना फैसला बदला था और सबके सामने कहा था कि वो हारिस गिरदानी से नहीं, बल्कि अरजान अफीदी से निकाह करना चाहती है। सलमान अफीदी, जो कि इसके नाना थे, इसे जान से बढ़कर चाहते थे। इन्होंने इससे वजह पूछे बिना वही किया जो वो चाहती थी। हारिस गिरदानी बारात के साथ हाल ही लौट गया था। हुरैन अफीदी को वो कोई मलाल नहीं था। वो पुरसुकून थी, मगर ये सुकून अरजान अफीदी के कमरे में आने के बाद टेंशन में बदल गया था कि न जाने इसका क्या रद्दमल होगा। इस सब के बीच वो इसके रद्दमल का तो सोच भी नहीं पाई थी, और अब जब उन्हें ख्याल आया तो दिल खौफ से घबरा रहा था। या अल्लाह, वो नॉर्मल रिएक्शन दे, मुझे दिल से कबूल कर ले। भीगी हथेलियों को आपस में मसलते इसने दिल से दुआ की, मगर ये दुआ तो कबूलियत का टाइम नहीं था शायद। दरवाज़ा एक दार से खुला था। हुरैन का दिल उछल कर हल्क में आया था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरा नाम लेने की, मुझसे निकाह करने की? बोलो। दरवाज़ा बंद करके वो बिजली की सी तेजी से इसी करीब आते इसका जबड़ा दबोच कर कराया। हुरैन तो इसके अफात पर बुखला गई थी। अरजान अफरीदी के ना सिर्फ तेवर बेचारहाना थे, बल्कि आंखों से तो जैसे आग के शोले निकल रहे थे। मैं वो बुरी तरह बुखला गई थी। समझ ना आए कि क्या कहें। क्या मैं ही तुम्हें कुर्बानी के बकरे में नजर आया था? क्या जो मेरा कहा बोलो? इसकी सख्त उंगलियां हुरैन की नाजुक से बाजू में जैसे गड़ी जा रही थी। आंसू गिरने लगे, मगर अरजान अफरीदी पर इन आंसुओं का कोई असर न हुआ। पहले तो वो बड़ी खुशी खुशी इस हारिस गिरदानी से शादी की जा रही थी, फिर ऐन मौके पर ऐसी क्या खराबी पैदा होगी इसमें जो इनकार कर दिया इससे निकाह करने से। सवाल वो गुस्से से कर रहा था, मगर वजह जानने का तजस्सुस भी था। बाजू छोड़े मेरा प्लीज, दर्द हो रहा है मुझे। वो सवाल को जवाब देने के बजाय भीगी लहजे में अपना बाजू छोड़ने की मंत करने लगी। जब तक मुझे मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, तब तक मैं तुम्हें मुझसे जान नहीं छूटेगी, समझी? इंतहाई बेदर्दी से इसे झटका देकर अरजान अफीदी ने अपने मजीद करीब कर लिया था। वो इसके सीने से आ लगी थी, मगर इस कब्र का कोई रंग दोनों के चेहरे पर ना था। हुरैन के चेहरे पर आंसू और खौफ था, तो अरजान अफीदी के चेहरे पर सख्त तेज बरे तसरात। जवाब दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ, सर लजे में कहते इसने हुरैन के बाजू को अपनी उंगलियों से दबा डाला। तो वो ससक करेगी, आपसे मोहब्बत करती हूँ, इसलिए आपका कहा। वो लड़खड़ाते लहजे में बोली। अजान अफीदी चंद लम्हे तो साख्त रह गया, मगर अगले ही पल शदीद गैस व गज़ब के तासरात इसके चेहरे पर नमदार हुए। बकवास, झूठ झूठ बोल रही हो तुम। मेरे सामने ये मोहब्बत इस वक्त कहाँ थी जब तुमने हारिस गिरदानी को चुना? एन निकाह के वक्त जो मोहब्बत जागी, पागल समझा हुआ मुझे? सीधी तरह बताओ, वरना जान से मार दूंगा। वे एक झटके से इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए मुश्तहिल लहजे में कराया। हुरैन की जान पर बन आई थी, मैं सच कह रही हूँ। एन वक्त मुझे एहसास हुआ कि आपसे मोहब्बत है। बात के इख्तिताम पर वो दोनों हाथों में चेहरा छिपाई फूट फूट कर रोने लगी। अजान अफीदी दांत पर दांत जमाकर इसे चंद पल घूरता रहा और फिर अपनी गिरफ्त से आज़ाद करते बालकनी का दरवाज़ा खोल कर बाहर चला गया।
हुरैन रोते हुए वहीं बेड के नज़दीक नीचे कारपेट पर बैठ गई और सर घुटनों में रख कर वो काफ़ी देर बाद कमरे में आया तो शायद अपने मुश्तिल एसाब को कंट्रोल कर गया था। मेरे सामने ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं, उठो यहाँ से। इस कारपेट पर घुटनों में सर दिए बैठे देख वो फिर से भड़का था। हुरैन चुपचाप उठकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। ड्रेसिंग रूम में खूब अच्छी तरह आंसू बहा लेने के बाद इसने खुद को बारीक कपड़ों और झूले से निजात दिलाई। वॉशरूम में जाकर मुंह हाथ धोने के बाद जब वो सादा सा सूट पहने वापस कमरे में आई तो लाइट ऑफ हो चुकी थी। इसकी जगह नाइट बल्ब ऑन था जिसकी नगीनों रोशनी पूरे कमरे में फैली हुई थी। पेट पर वो आंखों पर बाजू रखे लेटा था, न जाने सो चुका था जाग रहा था। हुरैन कुछ देर तहजीब में मुतला खड़ी रही कि आया बेड की तरफ जाए या सोफे पर लेटे, लेकिन नहीं, मुझे सोफे पर ही जाना चाहिए। मसूफ जितने गुस्से में है क्या पता बेड पर सोते देख मजीद बड़क उठे और धक्का देकर उठा दें। वो खौफ से छड़ी लेती सोफे की तरफ बढ़ी जब पीछे इसकी सर्द आवाज पर साख थी। कहाँ जा रही हो? इधर बेड पर आओ। ये सोफा खेलने के ड्रामे मेरे साथ करने की जरूरत नहीं। इसकी आवाज में गुस्से के साथ रौब और हुक्म भी था। हुरैन मरे मरे कदमों से बेड की तरफ आई और झिझकते हुए बिल्कुल किनारे पर होकर लेटी जब गजान अफीद ने हाथ बढ़ा के से एकदम अपनी तरफ खींच लिया। हुरैन के मुंह से घटी घटी चीख निकल गई। सलमान अफीदी के दो ही बेटे थे, बड़े अजहर अफीदी और छोटे बलाल अफीदी। अजहर अफीदी की शादी अपनी कज़न नाइमा अफीदी से हुई। इनका एक ही बेटा था, अजान अफीदी, जो कि 6 साल का था। छोटा बेटा बलाल अभी कुंवारा था, मगर जैसे ही इसने अपनी तालीम मुकम्मल की और घर में इसकी शादी का जिक्र छिड़ा तो इसने अपनी क्लास फेलो नगामना का नाम लिया। चूंकि अफरीदी में ख़ानदान से बाहर शादी करने पर कोई पाबंदी नहीं थी, इसलिए बलाल के नवाना से शादी पर किसी ने इतराफ़ नहीं किया सिवाय नाइमा के, जो अपनी छोटी बहन का रिश्ता बलाल से करवाना चाहती थी ताकि अफरीदी को दौलत पर दोनों बहनें ही राज करें। मगर बलाल ने अपनी क्लास फेलो का कहकर नाइमा का यह ख्वाब चकरन चूर कर दिया। अगरचे नाइमा ने काफ़ी कोशिश की शोहर और ससुर को इस रिश्ते के खिलाफ करने की, मगर अपने मकसद में कामयाब न हो सकी। नवाना ब्याह कर अफीदी हाउस में आई। चूंकि वो गरीब खानदान से ताल्लुक रखती थी तो नाइमा खसियत की आग में पहले से ज़्यादा जलने लगी कि इसकी बहन की जगह एक गरीब लड़की अफीदी हाउस में राज करने आ गई। वो नवाना से बिल्कुल भी सीधे से मुँह बात न करती, इसे जफ़र तशहीद का निशाना बनाती। नाइमा, जो कि खामोश मिजाज और सब्र करने वाली औरत थी, चुपचाप देवरानी का बुरा रवैया बर्दाश्त करती रही। 2 साल गुजरे तो वो पहली बार उम्मीद से हुई। नाइमा के सीने पर सांप लूटने लगे कि यहीं अफीदियों का दूसरा वारिस ना आ जाए। वारिस तो ना आया, मगर बेटी जरूर आई। नगमा और बिलाल ने अपनी बेटी का नाम हुरैन रखा। नाइमा की जलन कुछ कम हुई। अगर बेटा हो जाता तो शायद वो इसकी जान लेने से भी ग्रेज न करती। अजान हुरैन से 8 साल बड़ा था। इसका दिल करता था नन्ही हुरैन को उठाने और इसके साथ खेलने, मगर नाइमा बेटे को ऐसा न करने देती। नगमा और इसकी बेटी के खिलाफ बेटे के जहन में जहर उतारती रही। फिर जो जो अजान बड़ा होता गया, जहर काम करता गया और वो खुद ही ताई और इसकी बेटी से दूर हो गया। हुरैन अब कुछ बड़ी हो चुकी थी, खेलने कूदने लगी। अगर गलती से अजान की किसी चीज़ को हाथ लगा देती तो नाइमा ताई इसे मारने से भी दरेज न करती। अगरचे अजहर ताया अच्छे थे, मगर हुरैन को ताई से डर लगता। एक बार जब ताई घर से बाहर गई हुई थी तो वो खेलते हुए अजान के कमरे में चली गई। इसकी कंप्यूटर के साथ छेड़छाड़ कर रही थी जब वो अचानक अंदर आ गया और आओ देखा ना था, मासूम हुरैन के नाजुक गाल पर थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ इतना शदीद था कि वह चकरा कर फर्श पे गिरी। इसकी चीखों की आवाज़ तो नाइमा भागती हुई आई और पहली बार इसने 13 साल अजान को बुरा भला कहा और रोती हुई बेटी को उठाकर ले गई। नाइमा जब वापस आई तो अजान ने माँ को बताया तो नाइमा ने हंगामा खड़ा कर दिया कि नगमा की हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को डांटने की। तब सलमान अफीदी ने वसी व अर्ज अफीदी हाउस के 2 हिस्से कर दिए। एक हिस्सा अजहर को दे दिया और दूसरा बलाल को। दोनों पोर्शन कशादा और फुल सहूलत से रास्ता थे। दोनों के दरमियान गार्डन थे जिससे गुजर कर दोनों में आसानी से आया जाया जा सकता था। नाइमा तो चाहती थी दरमियान से दीवार खड़ी की जाए, मगर अजहर इस पर जमान न हुआ और इससे झड़क दिया। अब नगमा भी कुछ सुकून में आ चुकी थी। पहले की तरह 24 घंटों देवरानी के साया सर पर नहीं था। वक्त गुजर रहा था। हुरैन 8 साल की हुई तो एक दिन नगमा और बलाल दूसरे शहर जाते हुए हादसे का शिकार हो गए। हुरैन खुशकिस्मती से इस रोज़ घर पर सलमान अफीदी के पास थी। भाई भाभी के मरने के बाद अजहर चाहता था दोनों पोर्शन को एक कर दिया जाए और नाइमा हुरैन की परवरिश की जिम्मेदारी संभाल ले, मगर नाइमा ने साफ इनकार कर दिया। दोनों मियाँ बीवी झगड़ते होते देख सलमान अफीदी ने बेटे को समझाया कि वो हुरैन की वजह से नाइमा से अपने ताल्लुकात खराब ना करे। हुरैन को वो खुद पार लेंगे। अजहर खामोश हो जाएंगे, मगर बीवी की तरफ से इनका दिल हासा खराब हो चुका था। 16 साल अजान, जो कि ये सब देख भी रहा था और ऊपर से माँ के भड़काने पर वो 8 साल हुरैन से मजीद नफरत करने लगा था।
جس کی وجہ سے اس کے ماں باپ کے تعلقات خراب ہوئے۔ دوسری طرف معصوم سے حرین جتائی اور اس کے بیٹے کی نفرت سمجھنے سے قاصر تھی۔ ان دونوں کو جب بھی دیکھتی دادا جان کی آغوش میں پناہ لے لینے کی کوشش کرتی۔ وقت گزر رہا، حرین 15 سال کی ہو گئی تو آہستہ آہستہ اسے تھوڑے بہت رویوں کی پہچان ہوگی۔ اب وہ خود بھی نائمت آئی اور ان کے بیٹے سے کتراتی تھی۔ حارث گردانی سے وہ پہلی بار تب ملی جب دادا جان کے ساتھ ان کے گھر کی تھی۔ حارث کے دادا ابتاج گردانی دادا جان کے گہرے دوست تھے۔ وہ پہلی بار ان کے گھر گئی تھی۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھی جب وہ ان دونوں بزرگوں کی باتیں سنتی اکتاہٹ کا شکار ہوئی رہی تھی تو اسی وقت 18-19 سالہ حارث اندر آیا تھا اور سلمان افریدی کو سلام کیا۔ حارث، یہ سلمان کی پوتی ہے۔ ہم بڑوں کی باتوں میں کب سے بور ہو رہی ہے بچاری بچی، تم اسے گھر ور دکھاؤ، ذرا کمپنی دو۔ ابتاج گردانی نے اپنے بیٹے سے کہا تو اس نے خوش دلی سے حرین کو اپنے ساتھ چلنے کی آفر کی۔ وہ چونکہ بور ہو رہی تھی اس لیے اس کے ساتھ آ گئی اور اسے رہائشی حصے کے ساتھ بنے باغ میں لے آیا تھا۔ تمہاری ایج کتنی ہے اور کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ حارث نے اس سے سوال کیا تھا۔ 15 سال ہے اور 9th میں پڑھتی ہوں، حرین نے کچے پکے امرودوں کو لچکائی نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ واؤ، مجھے لگا 6ٹھی یا 7ویں میں ہوگی۔ امرود کھانے میں ہے، توڑ دوں کیا؟ حارث نے اسے امرود کے پودوں کی طرف اشتیاق سے دیکھ کر پوچھا۔ جواب میں وہ فوراً اس باب میں سر ہلا گئی۔ پھر آدھا گھنٹے اس نے حارث گردانی کے ساتھ اس باغ میں گزارا۔ اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے ہوئے جلد ہی بے تکلف ہو گئی تھی۔ حارث نے اسے امرود اور لیمبو توڑ کر دیے۔ اس کے کہنے پر نمک اور مرچ ملا کر لے آیا جو اس کے کچے لیمبو امرودوں پر لگا کر مزے سے کھایا۔ اس کے ساتھ لے جانے کے لیے بھی اس نے ڈھیر سارے امرود لیمبو توڑ کر شاپر میں ڈال دیے تھے۔ جب وہ وہاں سے نکل کر ڈرائنگ روم کی طرف جا رہے تھے تب حارث نے اس کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے دوستی کا پوچھا تو مسکراتے ہوئے اس نے ہاتھ تھام لیا۔ حارث گردانی بھی اس کی طرح ماں باپ کی نعمت سے محروم تھا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ حرین کے ماں باپ ایک حادثے میں ایک ساتھ اللہ کو پیارے ہوئے تھے اور حارث کے ماں باپ کی آگے پیچھے وفات ہوئی۔ اسے بھی اس کے دادا نے پالا تھا اور حرین کا سب سے قریبی رشتہ بھی اس کے دادا جان تھے۔ پھر گھر آ کر بھی وہ حارث کے بارے میں سوچتی رہی۔ اسے اس سے باتیں کر کے بہت اچھا لگا کیونکہ اس کی دلچسپیاں مشترک تھی۔ کئی دن گزرے۔ ایک روز رات کو ڈرائنگ روم میں بیٹھی پڑھ رہی تھی۔ دادا جان اپنے روم میں تھے۔ لینڈ لائن کی گھنٹی بجی۔ اس نے ریسیور اٹھایا۔ آگے سے حارث کی آواز سن اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ میں تمہیں مس کر رہا تھا اس لیے کال گئی۔ حارث کی بات پر اس کے ہونٹوں میں مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کی زندگی میں یہ پہلا دوست تھا جو اسے مس کر رہا تھا۔ اسکول میں بھی اس کی کسی سے دوستی نہیں تھی کیونکہ وہ خاموش مزاج اور قدرے کم گوش سی تھی، اس لیے کسی لڑکی سے سوائے ہیلو ہائی کے اس کی خاص دوستی نہ ہو سکی۔ اب حارث کا اس طرح کہنا اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ تم کب آؤ گی اپنے دادا کے ساتھ پھر ہمارے گھر؟ حارث نے اس سے پوچھا تو وہ چند منٹ سوچنے کے بعد بولی، پتہ نہیں دادا جان کب جائیں گے، تم خود آ جانا نا اپنے دادا کے ساتھ۔ اس نے جواب دینے کے ساتھ دعوت بھی دی۔ پھر اگلے دن حارث واقعی اپنے دادا جان کے ساتھ آ گیا تھا۔ حرین اسکول سے آئی تو حارث کو دیکھ کر بہت خوشی۔ جلدی سے بیگ کمرے میں پھینک کر وہ حارث کو اپنا گھر دکھانے لگی۔ اپنے سارے پوشر کی سیر کروانے کے بعد اسی لیے اپنے تایا کی مشترکہ گارڈن میں آئی۔ موسم خوشگوار تھا، وہاں چیئرز رکھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں وہیں بیٹھ گئے۔ آذر اس کے اور اس کے تایا جان کی فیملی کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آذر تایا کے 1 سال پہلے انتقال ہو گیا تھا مگر وہ بہت اچھے تھے۔ اب اس پوشن میں صرف تائی اور اذان بھائی ہوتے ہیں مگر دونوں روٹ سے ہیں، ہماری طرف زیادہ نہیں آتے، نہ بات کرتے ہیں، مجھے بھی وہ اچھے نہیں لگتے۔ اظہر کو تفصیل سے بتاتی ہوئے آخری الفاظ صاف گوئی سے بولی تھی اور اسی وقت وہاں سے گزرتے اذان افریدی کانوں میں پڑے تھے۔ ان دونوں کے پیچھے چونکہ قد آور پودے تھے اور اس طرف ان کی پشت تھی اس لیے وہ اذان افریدی کو وہاں سے گزرتا نہیں دیکھ سکے تھے، مگر اس نے نہ صرف ان دونوں کو دیکھا بلکہ حرین کی بات بھی سن لی تھی جسے سن کر وہ دانت پیس کر رہ گیا تھا۔ پھر وہ ثاقب اور اس کے وقت فقط ملاقات ہونے لگی۔ پھر وہ آتا جاتا کبھی حرین دادا کے جان سے کہہ کر ان کے گھر چلی جاتی۔ پھر جب میٹرک امتحان قریب آئے تو حرین بہت پریشان تھی کیونکہ اس کی میتھ کی تیاری ہی 0 تھی۔ ٹیوشن لگوانے کے باوجود اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی میتھ کی، تو تب حارث نے ذمہ داری لے لی۔ وہ خود کالج میں BSc کر رہا تھا، میتھ اس کا فیوریٹ سبجیکٹ تھا۔ وہ کالج کے بعد ڈیلی شام کو اسے پڑھانے آنے لگا۔ کبھی وہ کمرے میں بیٹھ جاتے تو کبھی گارڈن میں آ جاتے۔ حرین ملازم سے چائے منگوا لیتی۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ وہ اور ثاقب فرینڈ شپ بھی لگاتے رہتے۔ جب اسے کسی سوال کی سمجھ نہیں آ رہی تھی تو حارث مصنوعی غصے سے اس کے بال کھینچ کر جواب میں وہ بھی زور سے اس کے بال کھینچ دیتی، پھر دونوں کہک لگاتے۔ گیٹ سے اپنے پوشن کی طرف جاتے ہوئے کئی بار ایسے نظارے اذان افریدی نے بے حد ناگواری سے دیکھے تھے۔ میٹرک کے امتحان ہوتے ہی حارث کی بدولت اس نے میتھ میں بہت اچھے نمبر لیے۔ وہ بہت خوش تھی۔ فرسٹ ایئر کے لیے کالج اور سبجیکٹ
सिलेक्ट करने में भी हारिस ने इसकी मदद की, बल्कि वही इसके एडवेंचर करवाने गया। अब वो घर का एक फर्द बन चुका था। अफीदी हाउस में इसका आज़ादाना आना जाना था। हुरैन और दादा जान तो इसकी खूब आबहकत करते, मगर जान अफीदी और नाइमा सामना होने के बावजूद कभी इससे मुहातब न हुए। हारिस भी इनकी परवाह नहीं करता था। पढ़ाई में हुरैन की हेल्प का सिलसिला इसने जारी रखा। अब रोज़ाना तो नहीं, मगर कभी कभार वो जाता और फिर दादा जान से इजाज़त लेकर हुरैन को आइसक्रीम खिलाने ले जाता। इस रो भी हुरैन कॉलेज से आने के बाद शाम देर तक सो रही थी, जब मुलाजमा ने इसे हारिस की आमद को बताते हुए उठाया। आंखें मलती हुई डाइनिंग रूम में आई तो इसे देखते ही चला चला उठा। जल्दी से तैयार आओ और जा, मैं दादा जान से इजाज़त ले चुका हूँ, हम घूमने में बाहर जा रहे हैं। और हुक्म देते हुए बोला, उफ हारिस के बच्चे, मेरा तो मूड नहीं है यार। वो जमाई लेते हुए बोली, हारिस के बच्चे तभी होंगे जब तुम हारिस की ज़िंदगी में हमेशा हमेशा के लिए आओगी। अब टाइम वेस्ट मत करो और जल्दी से तैयार हो जाओ। वो इसे दरवाजे की जानिब इशारा करते हुए तहकम वाले लहजे में बोला तो वह इससे बच्चों वाली बात पर घूरते वहां से चली गई। अब वो हारिस किरदानी की इस किस्म की बोल्ड और मनी हेज बातों की आदी हो चुकी थी। इसे बुरा नहीं लगता था कि कोई दिल में कहीं न कहीं ऐसे साथ परवान चढ़ रहे थे। हारिस इसे साहिल समुद्र पर ले आया था। वो पिंक कॉटन के कढ़ाई वाले सूट में हम रंग शिफॉन का दुपट्टा लिए हुए थे, वो जो इसके सर पर से बार बार फिसल रहा था, जैसे वो संभालने की कोशिश कर रही थी। स्याह सिल्की बालों की रिते में बार बार खूबसूरत नकुश और सुर्ख गालों वाले चेहरे को चूम रही थी। उम्र के हिसाब से दिलकश से मुतासिब सरापा वो 17वें साल में कदम रख चुकी थी। हारिस की नज़र आज कुछ अनोखे जज्बों से लबरेज बार बार इस पर फिसल रही थी, जिन्हें वो खुद भी महसूस करके छुप रही थी और इधर उधर की बातें कर रही थी, जब अचानक हारिस ने इसका हाथ थामकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। हुरैन का चेहरा रंगों से गुलनार हो गया। हारिस तेजस्वी से देख रहा था। दोनों खुश थे। डिनर के बाद रात के साए पड़ने लगे थे। जब वो दोनों घर वापस आए आ रहे थे, सड़क पर अचानक गाड़ी खराब हो गई थी। हारिस उतर कर चेक करने लगा। हुरैन परेशान से इधर उधर देखने लगी, क्योंकि रात होने वाली थी और सड़क भी कदरे सुनसान थी। अगर गाड़ी ठीक ना होती तो मसला बन जाता। वो बेटी दुआएं कर रही थी और हारिस गाड़ी के पुर्जों से छेड़छाड़ करने में मसरूफ था, जब अचानक एक पुलिस मोबाइल इनके पास आकर रुकी। ये लड़की क्या लगती है? गाड़ी की खराबी के बारे में जानने के बजाय उन्होंने हुरैन के बारे में पूछा। मेरी बीवी है, हारिस ने इत्मीनान से कहा, मगर हुरैन की चेहरे की बुखलाहट और घबराहट का काम खराब कर दिया। हारिस की हजार वजाहत के बावजूद उन्हें थाने ले गए और हारिस को लकब में डालकर हुरैन की से तफ्तीश करने लगे। तो इसने रोते हुए ये बोल दिया कि हारिस से कोई रिश्ते नहीं, दोनों के दरमियान दोस्ती है। पुलिस वालों ने इनसे फ़ोन नंबर लेकर इनके घर फ़ोन किया। हारिस के तो दादा ने कॉल रिसीव की, मगर हुरैन की तरफ से कॉल रिसीव करने वाला अजान अफीदी था, जो उसके थाने में होने की खबर सुनकर शिदरे गया था। रिसीवर हाथ में लिए वो कुछ देर सोचता रहा कि जाए या नहीं। वो अभी कुछ देर पहले यहाँ आया था, जब मुलाजिम ने इसे आकर दादा जान की खराब तबीयत को बताने के साथ साथ ये भी बताया कि हुरैन बीबी हारिस के साथ बाहर गई हैं। तब वो गुस्से से घोल कर रह गया था। दादा जान को दवाई खिलाकर सुलाने के बाद वो वहीं बैठकर हुरैन का इंतजार करने लगा था, ताकि जब वो आए तो इसकी अच्छे से क्लास ले सके कि दादा जान को इस हाल में अकेला छोड़ के क्यों गई। इसे बैठे हुए 10 मिनट हो चुके थे। हुरैन तो ना आई, मगर पुलिस स्टेशन से कॉल जरूर आ गई थी। वो जाना तो नहीं चाहता था, मगर दादा जान और खानदान की इज्जत का सोचकर पुलिस स्टेशन जलाया। गुलाबी सूट में मबलूस लेडी पुलिस वालों की नरगे में बैठी रोती हुई हुरैन को देखकर इसे शिद्दत पेश आया था। वह मुश्किल इसने खुद पर कंट्रोल किया था और पुलिस वालों को मुतमईन करके हुरैन की जान छुड़ाई। दूसरी तरफ इब्ताज गर्दानी भी हारिस को लेने पहुंच चुके थे। अजनान ने इनसे सलाम दुआ के बाद रिक्वेस्ट की कि इस वाक़े का पता दादा जान को ना चले, और साथ भी तब भी लफ्ज़ ने कहा कि अपने पोते को समझा दें, आइंदा इस तरह हुरैन को लेकर मत घुमा करे। इब्ताज गर्दानी इसकी बात को समझ गए थे और अमल करने की यकीन दहानी कराई। तुम हमारे खानदान की पहली लड़की हो जिसने थाने में कदम रखा है। दादा जान के लाड प्यार और ढील ने तुम्हें आवारा कर दिया है। अपनी नस्वानियत खुद सब कुछ भूल कर तुम एक गैर लड़के के साथ अय्याशी कर रही हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। गाड़ी में इसके बराबर सीट पर बैठे बेखद नफरत से कह रहा था। हुरैन तो इसके अल्फाज पर सुन पड़गी। कुछ अंदाजे है तुम्हें? तुम क्या करती फिर रही हो? खुदा की कसम, अगर तुम्हारी वजह से आफिदियों की बदनामी हुई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें नहीं कहता तो कुछ तो सिर्फ दादा जान की वजह से, मगर अब मुझे अंदाजा हो गया है वो तुम्हें नहीं संभाल सकते। तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, आज के बाद इस हारिस गिरदानी के साथ मुझे घर से बाहर नजर मत आना, वरना अच्छा नहीं होगा। इसका लहजा इतना सर्द और वहशत भरा था कि हुरैन अंदर से कांप उठी। फिर इसकी धमकी का असर था या इसे खुद भी अकल आ गई थी। इसने हारिस के साथ बाहर घूमना बंद कर दिया था, जिस पर वो पहले तो नाराज हुआ, मगर फिर हुरैन ने इसे मना लिया। फोन पर रब्ता तो रहता ही था, मिलना होता तो एक दूसरे के घर जाकर मिल लेते। इसने FSC कर ली तो हारिस ने शादी करने की बात की। वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुका था और अब जॉब कर रहा था। हुरैन ने इसे दादा जान से बात करने को कहा।
پھر کچھ دن گزرے جب دادا جان نے ایک روز اسے بلا کر اس کے سامنے 2 پرپوزل رکھے۔ دوسرا پرپوزل ازانا فیدی کا تھا جو عمر تائی نے نام دیا۔ دادا جان تو اس کی خوشی چاہتے تھے کہ وہ جس پر ہاں کر دے۔ اس نے چٹ سے حارث کی پرپوز کرے ہاں کی۔ دادا جان نے ہلکے سے مسکرا کے کس سر پر ہاتھ رکھا۔ اذان کے پرپوزل کے لیے نائمہ تائی نے سے انہوں نے کیا کہا نہ وہ جانتی تھی اور نہ جاننے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ وہ تو حارث کی ساتھ کا سوچ کر بہت خوش تھی۔ ابتداء دانش شادی جلدی کرنا چاہتے تھے، اس لیے سلمان افریدی کو مجبوراً ماننا پڑا گیا۔ دونوں گھرانوں میں شادی کی تیاری شروع ہو گئی۔ تیاری کے لیے دادا جان نے اپنی بیٹی یعنی سلما پھپھو کو بلایا۔ ایک دن حورین لاؤنج سے گزر رہی تھی جب اسی کانوں میں سلما پھپھو کی افسوس بڑی آواز پڑی۔ ابا جان مجھے تو لگا تھا آپ حورین کی شادی اذان سے کرائیں گے، مگر آپ نے تو اپنے دوست کے پودے سے طے کر دی۔ کیا کرتے بیٹا؟ حورین کی خوشی حارث کے ساتھ تھی اس لیے ہاں کی، ورنہ میری تو اپنی خواہش ہی اذان تھا۔ سلمان افریدی کی آواز میں بھی ایک ہلکا سا افسوس تھا۔ حورین حیران رہ گئی جان کر کے دادا جان اس کی شادی اذان سے کر کے نیکی خواہش رکھتے تھے۔ وہ سڑو ماں بیٹے مجھے تو جلا کر ہی مار ڈالتے، خدا نے بچا لیا۔ اس نے خوف سے چھڑچھڑی لیتے ہوئے سوچا اور پھر سر جھٹک گئی۔ حارث چاہتا تھا کہ ویڈنگ ڈریس وہ خود جا کر اس کے ساتھ لے۔ دادا جان نے بھی اس سے کہا کہ وہ چلی جائے، پر دونوں بعد میں اس کے ساتھ کہیں باہر جا رہی تھی بہت دن بعد۔ پھر جاتے وقت وہ جتنی خوش تھی چہک رہی تھی، واپسی میں چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا۔ وہ ہاری ہاتھ تھی، خاموشی سے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پھر رات کے کھانے پر جب دادا جان کے بلانے پہ کھانے کی ٹیبل پر آئی تو آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جیسے روتی رہی ہو۔ سلمان افریدی اس کی سرخ آنکھوں دیکھ کر چمکے۔ آپ کو چھوڑ کر جانے کے خیال سے رونا آیا؟ حورین نے سر جھکائے، انہیں اپنے رونے کی وجہ بتائی تو وہ اس سے تسلی دینے لگ گئے کہ اس سے روز ملنے آیا کریں گے۔ کافی دیر وہ خاموشی سے دادا جان کی باتیں سنتی رہی، پھر اسے آرام کرنے کا کہہ کر وہ اپنے کمرے میں آگے۔ وہ بھی آنسو پیتی کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے رکے ہوئے آنسو کو بہنے دیا۔ ٹیبل پر رکھا فون وائبریٹ ہو رہا تھا۔ آنسو صاف کرتے ہی اس نے فون اٹھایا۔ حارث کالنگ کا الفاظ دیکھ کر دل جیسے عزیز سے جلنے لگا تھا۔ سسکیوں کو دباتے اس نے کال ریسیو کی۔ پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس کی سپاٹ آواز کیے گئے سوال پر اس کا وجود پھر سے کانپنے لگا۔ حارث تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کیوں ایسا کر رہے ہو؟ صرف ایک ہفتہ تو رہ گیا ہماری شادی میں۔ وہ بری طرح رو دی۔ مجھے انتظار لفظ سے نفرت ہے، اپنا فیصلہ بتاؤ۔ وہ بے لچک انداز میں بولا۔ پلیز ایسا مت کرو، میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ اس کے رونے میں روانی آئی۔ حورین تم میری ضد سے ناواقف ہو، جب مجھے ضد آ جائے تو چاہے آسمان زمین ایک ہی کیوں نہ ہو جائیں، مجھے اپنی ضد پوری کرنی ہی ہے۔ سو تمہاری منتوں اور آنسوؤں کا مجھ میں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ محبت میں بھی تم سے کرتا ہوں اور تمہاری محبت سے کہیں گنا زیادہ کرتا ہوں، اتنی کہ اگر تم مجھ سے میری جان مانگ لو تو فوراً دے دوں گا، مگر یہ جو شرط میری ہے اس سے میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اس کے آخری الفاظ پر حورین کا دل چاہا کہ اسے موتا جائے۔ وہ محبت کی اس حد پر تھی کہ حارث کا یہ روپ اس کے لیے ناقابل برداشت تھا۔ اگر میں تمہاری شرط نہ مانوں تو کیا تم مجھ سے شادی نہیں کرو گے؟ آنسو اور سسکیوں کے درمیان اس نے سوال کیا تھا۔ نہیں، شادی میں تم سے ہر حال میں کروں گا، اس سے میں پیچھے ہٹ نہیں سکتا۔ لیکن اتنا بتا دوں کہ پھر شادی کے بعد تمہیں مجھ سے محبت نہیں ملے گی، میں اجنبی بن کے رہوں گا۔ میری زندگی میں اور لڑکیاں آئیں گی، تم بھی میری زندگی میں رہو گی مگر میری محبت کو ترسو گی۔ اس کے لہجہ الفاظ سنگ دلانہ تھے۔ کال بند ہو چکی تھی۔ حورین بیڈ پر روندے منہ گرے پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ شادی کے دن قریب آ رہے تھے، حارث کی دوبارہ کال نہیں آئی۔ حورین کی حالت خراب تھی، وہ 24 گھنٹے فون کو اپنے پاس رکھے اس امید پر دیکھتی رہتی کہ شاید حارث کی کال یا میسج آ جائے جس میں وہ اپنی اس ڈیمانڈ کے لیے معافی مانگ لے، مگر اس کی مسلسل دعا کے باوجود اس سے کوئی معجزہ رونما نہیں ہو رہا تھا۔ اس کے دماغوں میں مختلف خیال چل رہے تھے۔ دماغ حارث کے خلاف ہو رہا تھا، اسے شادی سے منع کر رہا تھا، مگر دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ یہاں تک کہ شادی والا دن بھی آ گیا۔ افریدی حارث رشتہ داروں اور مہمانوں سے بھر گیا۔ وہ سر لباس میں دلہن بن چکی تھی۔ اسے اسٹیج پر حارث کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ دلہناپے کی شرم و حیا کو نظر انداز کرتے اس نے براہ راست حارث کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں گہری قسم کی سنجیدگی اور سرد میری چھائی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنے ہاتھ میں دبے فون کی طرف دیکھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے اسے اس فون پر حارث سے متعلق کسی نے ثبوتوں کے ساتھ کچھ بھیجا تھا۔ دل و دماغ کی وہ جنگ جو اتنے دنوں سے لڑی جا رہی تھی، اس میں جیت بلا دماغ کی ہوئی۔ یہ فیصلہ بھی عین وقت پر ہوا تھا جب اس پر اتنا بڑا انکشاف ہوا۔ حارث لب بیچے بیٹھا تھا۔ حورین نے بھی لب بیچ کر ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالتے چہرے کا رخ بدل لیا۔ نظر سیدھی اذان افریدی پڑی جو بلیک پینٹ کوٹ میں ملبوس کھڑا اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ حورین کے دیکھنے پر اس نے فوراً نظروں کا زاویہ بدل لیا، مگر حورین کے دماغ میں فوراً ایک خیال آ چکا تھا۔ پھر جو ہی نکاح کا ٹائم ہوا اس نے دادا جان کو مخاطب کر کے کہا، اسے حارث سے نہیں اذان سے نکاح کرنا ہے۔ اس بات پر وہاں موجود ہر شخص حیران رہ گیا۔ جھٹکا تو حارث کو بھی لگا۔ اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگی۔ تم کیا کہہ رہی ہو رہی؟ اگر تم اس وجہ سے کہہ رہی ہو تو وہ سب بھول جاؤ۔ حورین کے قریب آ کر اس نے گھبرائے ہوئے لہجے میں آہستگی سے کہا، مگر جواب میں اس نے ایک نفرت بھری نگاہ اس پر ڈالی
اور دادا جان کے سامنے اپنی بات دہرائی۔ وہیں تو کھلبلی سی مچ گئی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دادا جان نے اسے کیسے راضی کیا۔ 10 منٹ بعد اس نے اذان افیدی کے ساتھ نکاح نامے پر دستخط کیے تھے۔ اس سے معلوم تھا کہ وہ کوئی اچھا ری ایکشن نہیں دے گا، پھر بھی وہ اس کی کمرے میں آنے تک دعا کرتی رہی، اور پھر وہ جیسے ہی آیا اس پر برس پڑا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں نہیں تھا۔ وہ اٹھ بیٹھی اور خود کی صحیح سلامت بچ جانے پر شکر کرنے لگی۔ رات سوتے وقت اس نے جس طرح کھینچ کر اپنی گرفت میں لیا تھا، حرین کے احسان خطا ہو گئے تھے۔ وہ لڑنے لگی تھی کیونکہ دماغی توڑ پھوڑ کی وجہ سے اس کی قربت کی بالکل بھی مطمئن نہیں ہو سکتی تھی۔ اس لیے یہ سوچ کر ڈر گئی تھی کہ شاید وہ اس کے ساتھ زبردستی کرنے لگا تھا، مگر اسے کچھ نہیں ہوا۔ اس نے سرد آواز میں اس کے کان کے بالکل قریب ہو کر کہا، میں جانتا ہوں تم مجھ سے محبت نہیں کرتی اور نہ ہی میری قربت کو پسند کرو گی۔ تم محض حارث گردانی سے جان چھڑانے کے لیے میرا انتخاب کیا۔ اس سے جان کیوں چھڑائی یہ میں نہیں جانتا، مگر تم بھی جان لو کہ میں کوئی نفس کا مارا انسان نہیں جو تمہاری مرضی کے خلاف تم سے تعلق بنا لوں۔ یہ تعلق تب ہی قائم ہوگا جب تمہاری اس میں مرضی شامل ہوگی، لہٰذا خاموشی سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اس کی بات سن کر حرین کی جان میں جان آئی اور پھر وہ چپ چاپ آنکھیں بند کر گئی۔ اب آنکھ کھلنے پر وہ غائب تھا۔ وہ بستر سے اتری اور فریش ہونے کے بعد دادا جان کا پتہ کرنے کمرے سے نکلی۔ سامنے سے آتا دکھائی دیا، جوکنگ ڈریس میں ملبوس تھا۔ اسے دیکھ کر حرین کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ اس نے کڑے تیوروں سے دریافت کیا۔ وہ دادا جان کو دیکھنے۔ وہ ڈٹ بولی، کوئی ضرورت نہیں تھا جانے کی، دادا جان یہیں آ رہے ہیں اور یہیں رہیں گے۔ اور ایک بات کان کھول کے سن لو، اگر میرے بارے میں انہیں کوئی شکایت کی تو اپنا حشر دیکھ لینا۔ پھر وہ اسے دھمکی دیتے کمرے میں چلا گیا۔ نائمہ افیدی جو ابھی وہاں آئی تھی اور بیٹی کی بات سن چکی تھی، ان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی تھی۔ حرین ان کی موجودگی سے بے خبر سوچوں میں گم کھڑی تھی۔ یہاں کھڑی کیا مراقے کر رہی ہو؟ چلو جاؤ کچن میں ملازمہ کے ساتھ ناشتہ بنواؤ۔ اس گھر میں آ گئی ہو تو اپنی اوقات میں بھی رہو۔ نائمہ تائی کی بات سن کر وہ آنسو پیتی کچن میں گئی۔ ناشتے پر دادا جان بھی موجود تھے۔ ناشتے کے بعد بیوٹیشین اسے ولیمے کے لیے تیار کرنے آ گئی۔ ولیمہ ہوٹل میں تھا۔ اسٹیج پر وہ اس کے پہلے میں بیٹھا عزائم افیدی یوں مسکرا کر سب سے مبارکباد وصول کر رہا تھا جیسے اس شادی پر بہت خوش ہو۔ حرین آنکھوں میں آئے آنسوں کو پیچھے دھکیلتی غصے سے کھولتی رہی۔ واپسی پر وہ اپنے پوشن میں چلی آئی، چینج کر کے بیڈ پر لیٹ گئی۔ ملازمہ سے کہا، مجھے ڈسٹرب مت کرنا اور نہ ہی دادا جان کو بتانے کہ میں یہاں ہوں۔ پھر نہ جانے اسے سوئی ہوئی کتنی دیر ہوئی جب کسی نے زور زور سے اس کے اوپر سے کمبل کھینچا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھی۔ سامنے ہی اذان سرد نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ کس کی اجازت سے یہاں کر سو رہی ہو؟ اس نے سخت لہجے میں پوچھا۔ وہ مجھے نیند آ رہی تھی تو اس لیے۔ اس کی آر پار ہوتی سانسوں سے خائف ہوتی سر خانے پر دوپٹہ اٹھا کر اوڑھتے ہوئے منائی، نیند آ رہی تھی تو اپنے کمرے میں کیوں نہیں گئی؟ خوب سمجھتا ہوں میں تمہاری حرکتیں، مجھ سے بچنے کے لیے یہاں آئی ہو نا؟ وہ غصے سے بولا۔ حرین نے کوئی جواب نہ دیا اور سر جھکا کر لب کاٹنے لگی۔ چلو اٹھو اپنے کمرے میں چلو، اور آج کے بعد میری اجازت کے بنا تم یہاں نہیں آؤ گی۔ اسے فون کرتے تہمکانہ لہجے میں بولا تو وہ خاموشی سے اس کمرے میں چلی گئی جو اب ان کا مشترکہ روم تھا۔ وہ چینج کر کے ڈریسنگ روم سے باہر نکلا تو وہ بیڈ پر سر جھکائے بیٹھی تھی۔ بیٹھ کر کوئی وظیفہ کر رہی ہے یا پھر حارث گردانی کو یاد کیا جا رہا ہے؟ وہ اس وقت ظفر کرتے ہوئے بولا۔ حرین نے نظریں اٹھا کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر غصہ تھا۔ شادی کیوں کی مجھ سے، اس حارث افیدی کو چھوڑ کر؟ اس کا پھر سے وہی سوال تھا۔ حرین کا چہرہ فک ہو گیا، تاہم اس نے کوئی جواب نہ دیا اور خود پر کمر پھیلانے لگی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں میں تم سے، اس کے پاس بیٹھتا وہ غصے سے بولا تو حرین گھبرا گئی۔ بتا تو چکی ہوں کہ محبت، اتنا بول کر خاموش ہوگی۔ شٹ اپ، میں کیا پاگل نظر آتا ہوں تمہیں؟ اصل وجہ بتاؤ، وہ تیز لہجے میں بولا۔ کیا کہوں؟ وہ الٹے اسی سے پوچھنے لگی۔ اتنی معصوم نہیں ہو جتنی میرے سامنے بن رہی ہو۔ اس حارث گردانی کے ساتھ عشق کا کھیل تو رچا لیا تھا، پھر شادی بھی اسی سے کرتی، میرے گلے کیوں پڑ گئی ہو؟ اذان خواہ میں غصہ آ رہا تھا۔ ٹھیک ہے، اگر میں آپ کو قبول نہیں تو آپ نکال دیں مجھے اپنی زندگی سے، طلاق دے دیں۔ وہ دکھ سے بولی۔ بکواس بند کرو، دوبارہ یہ بات منہ سے نکالی تو زبان کاٹ دوں گا۔ وہ مشتعل لہجے میں بولا۔ حرین خاموشی سے آنسو صاف کرنے لگی۔ وجہ تمہیں بتا لگا ہی لوں گا، مگر یاد رکھنا، اگر تم نے یہ شادی کوئی کھیل کھیلنے کے لیے کی ہے نا، اپنے اس عاشق کے ساتھ مل کر کوئی پلان بنایا ہے، تو بہت برا انجام ہوگا تمہارا۔ وہ اسے سخت لہجے میں دھمکی دیتے بولا۔ حرین شدر ہو کر اسے دیکھنے لگی۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، اور بار بار اس کا نام لے کر مجھے میرے ماضی کی تانے مت دیں۔ وہ ضبط نہیں کر سکی تھی۔ ہاں، ماضی جو بڑا صاف ستھرا ہے نا، جو تانے نہ دوں۔ وہ استری انداز میں بولا۔ جیسا بھی تھا، اب مستقبل میں تو آپ کے ساتھ جڑا ہے نا، تو مستقبل پر فوکس کریں۔ وہ غصہ دبا کر تحمل سے بولی۔ اور مستقبل پر غور کروں تو کیا چاہتی ہو تم میری قربت؟ وہ مانی حیض لہجے میں بولا۔ حرین کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ خوش فہمیاں ہونے کی ضرورت نہیں، میرا یہ مطلب نہیں تھا۔ اب کی بار وہ غصے نہیں دبا سکی تھی۔ مجھے غصہ دکھا رہی ہو؟
वो इसे अपनी तरफ खींच गया था। हुरैन सांसें रोकी और सेम करसे देखने लगी, जिसके चेहरे पर गुस्सीले तासरात थे। सॉरी, वो बराबर बोली। वो चंद लम्हे इसकी सेमी हुई आंखों में घूरता रहा और फिर इसे अपनी गिरफ्त से आजाद कर दिया। वो बहते आंसू के साथ तेजी से बेड से उतरी थी। कहाँ जा रही हो तुम? इसने कड़क लहजे में पूछा, मगर वो जवाब दिए बिना तेजी से ड्रेसिंग रूम में घुस गई और दरवाजा लॉक कर दिया। वो हैरानगी से उठकर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे पर आया। दरवाजा खोलो, क्या हरकत है ये? इसने सख्त लहजे में पुकारा, मगर दूसरी तरफ से जवाब न दंड था। हुरैन, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, वरना मैं खुद अंदर आ जाऊंगा और बहुत बुरा पेश आऊंगा। चंद लम्हे इंतजार करने के बाद वो धमकी देने वाले हो बोला, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी, चाहे जो भी कर ले। अंदर से वो रोते हुए ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोली, मैं कह रहा हूँ दरवाजा खोलो, तुम्हें समझ नहीं आ रही मेरी बात? वो चिल्लाते हुए दांत पीस कर बोला, नहीं खोलूंगी, नहीं खोलूंगी। अगर जबरदस्ती खिलवाने की कोशिश की तो मैं अपनी जान ले लूंगी, चली जाऊंगी यहाँ से। वो पहले से भी ज्यादा ऊंची आवाज में चिल्लाकर बोली। अजाना फीदी ने दांत बीच कर खुद को कुछ कहने से रोका। वगैरह सांस लेते अपने मुश्किल एसाब को कंट्रोल करने की कोशिश करते कमरे में टहलने लगा। उफ, क्या करूं? वो बालों में हाथ फेरते सोचने लगा कि इसका खर्चा भी ड्रेसिंग रूम के अंदर था। अंदर से इसकी मुसलसल रोने की आवाजें भी आ रही थी। बकिया रात फिर इसकी कमरे में और हुरैन की ड्रेसिंग रूम में जागते हुए गुजरी। सुबह जब रो- हुई तो रोना बंद हुआ और गुस्सा दिमाग से उतरा तो इसे अपनी हमाकत का एहसास हुआ। उफ, ये मैंने क्या कर दिया? वो तो बहुत गुस्से में है, अब मुझे नहीं छोड़ेंगे। इसने दोनों हाथों से दुखते सर को थामते खुद को मलामत किया। मगर अब क्या हो सकता है? हमाकत तो सर्द हो चुकी थी। कुछ देर बैठी वो अब छिपाती रही, फिर उठकर ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खोलकर डरते डरते रूम से बाहर झांका तो इसे न पाकर इसकी जान में जान आई। फ्रेश होकर वो जल्दी से बाहर आ गई। उठ गई बहरानी साहिबा, कुछ खबर है? तुम्हारा शौहर बिना नाश्ते के ऑफिस गया है। तुम्हारी नींदें ही पूरी नहीं हो रही? कोई अनोखी शादी हुई है क्या? लाउच में नाइमत आई, इस पर बरस पड़ी। वो शर्मिंदी से लब काटने लगी। इसे सुनाकर वो हाथ से हटी तो हुरैन जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई। सर में जितना दर्द हो रहा था, इसका इलाज चाहिए ही था। रात के खाने के बाद डरते डरते कमरे में आई। रात जज्बात में आकर जो गलती वो कर चुकी थी, अब इसका खौफ दिल में छाया हुआ था। कमरा खाली देखकर वो शुक्र पड़ती जल्दी से कमरे में घुस गई थी। अभी लेटे हुए थोड़ी ही देर हुई थी जब ऊपर से कमर खींच ले गया। हुरैन का दिल उछलकर हल्क में आया। किसकी इजाजत से बेड पर सो रही है? उठो, दफा हो जाओ यहाँ से और ड्रेसिंग रूम में जाकर मरो। वो इसे हाथ से पकड़े ड्रेसिंग रूम की तरफ धकेलते हुए बोला। हुरैन लड़खड़ा गई थी। इसका सर ड्रेसिंग रूम के दरवाजे से टकराया। वो करा कर दोनों हाथों में अपना सर थाम गई। वो जो बेड की तरफ आ रहा था फौरन चूक कर पलटा और इसे अपने सर को पकड़े देख तेजी से इसकी तरफ बढ़ा। मुझे देखने दो। इसके हाथ उठाते इसने मायने किया तो दरवाजे की नोक लगने से कनपट्टी पर हल्का सा जख्म था, जिस पर खून के चंद कतरे नजर आ रहे थे। अजान के चेहरे पर फौरन पेशमानी के तासरात थे। तकलीफ की वजह से हुरैन की आंखों में आंसू थे। इधर बैठो, मैं बैंडेज करता हूँ, और नरम लहजे कहता इस बेड पर बिठाने लगा। जब वो रोते हुए इसका हाथ झटेगी। हुरैन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, इसके सर्द लहजे में कहने पर वो चुप हो गई और फिर इसी खामोशी से बैंडेज करवा दी। दिन यूं ही गुजरे थे। अजान अफीदी का रवैया वैसे ही रूढ़ था। पहले वो इस पर जफर के तीर चलाता, हारिस गिरदानी के हवाले से ताने देता, फिर अचानक इसने हुरैन से बात करना ही छोड़ दी। वो कमरे में होती तो इसकी मौजूदगी को नजरअंदाज करते अपने काम में मसरूफ रहता। हुरैन भी इससे मुहातब होने की कोशिश नहीं करती थी। दिन को वो खुद को काम में मसरूफ रखती और दादा जान के साथ बातें करती। अब इधर ही शिफ्ट हो चुके थे। रात की तन्हाई में कभी कभी रोना आता तो इसकी सिसकियों की आवाज़ पर वो बिगड़ कर कहता, क्या मुसीबत है, सोने दो। हारिस गिरदानी की इतनी ही याद आ रही है तो कर लेती ना, इससे छाती मुझ पर क्यों मुसरत हुई। वो फौरन चुप होकर अपनी सिसकियों का गला घूंट लेती थी। इसे बता नहीं सकती वो हारिस गिरदानी की याद में आंसू नहीं बहाती, बल्कि एहसान अफीदी के इस रवैये की वजह से बहाती है। हारिस गिरदानी तो इसी रोज इसके दिल से मुकम्मल तौर पर उतर गया था जब इसकी असलियत इसके सामने आई थी। अजान अफीदी के दिल में अपनी जगह बनाने के लिए इसने खामोशी से इसके काम करने शुरू कर दिए। इससे रोज सुबह इसके उठने से पहले इसकी शर्ट प्रेस कर चुकी थी, जो अजान ने रात ही निकाल के इस्त्री स्टैंड पर रखी, और मुलाजिम ने कहा सुबह इस्त्री कर देना, मीटिंग में पहन कर जाना है। हुरैन सुन रही थी। इसने सुबह मुलाजिमा से इस्त्री लेकर खुद ही प्रेस की। नाइमत आई जो वहाँ से गुजर रही थी, इसे अजान की शर्ट इस्त्री करता देख जफरी लहजे में बोली, तुम कितनी ही कोशिश कर लो, मेरे बेटे के दिल में जगह नहीं बना सकती। जब मैं खामोश रही। अजान वो शर्ट पहनकर ऑफिस चला गया, मगर दोपहर को जब वो किचन में खड़ी दोपहर का खाना तैयार कर रही थी तो इसके कानों में अजान की दाड़ हुई तो वो आवाज़ आई, मोम, ये मेरी शर्ट किसने इस्त्री की है? वो नाइमा अफीदी के पास जाकर गुस्से से बोला। वो पहले तो इसकी शर्ट पर जला हुआ निशान देखकर चूंकि, फिर मुस्कुराहट छिपाकर हुरैन का नाम लिया, क्योंकि सुबह इसे शर्ट इस्त्री करता देख चुकी थी। अब इन्हें ये सोचकर मजा आ रहा था शर्ट जलाने पर, और न जाने क्या हाल करेगा इसका। कहाँ है वो? हंसपे धोकर मुश्तहिल हो गया। नाइमा अफीदी ने किचन की तरफ इशारा किया। इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी किसी चीज़ को हाथ लगाने की?
पहले दादा जान ने जबरदस्ती मेरे सर मसरत किया, अब ये मेरे लिए शर्मिंदगी की वजह बन रही है। वो गुस्से से कहता दनदनाते हुए उसके सर पर पंचा, किसने कहा मेरी शर्ट प्रेस करो, हाँ? इसने बर्तन धोती हुरैन के जबड़े से दबोचा, मगर अचानक नजर इसकी गर्दन पर जले निशान पर पड़ी तो फौरन इसके जबड़े छोड़ दिया। ये कैसे जला? अगले ही पल वो गुस्सा बोलते हैरत भर लहजे बोला। हुरैन की आंखें भर आई, आयल की चरटें गी थी। वो कबाते हुए लहजे में बोली। वो चंद पल इसे देखता रह गया, फिर इसे हाथ से पकड़कर खींचते हुए कमरे में ले आया। किसने कहा है तुम्हें काम करने को? मुलाजमे मौजूद है ना घर में, फिर तुम किस खुशी में कर रही हो काम? इसे बेड पर बिठाने के बाद तनमुनाते बल्लेजे में कहता जले हुए निशान पर पन्नाल लगाने लगा। हुरैन इसकी लम्स अपनी गर्दन में महसूस कर कपा उठी। आराम से बैठी रहो, कुछ और करने का इरादा नहीं मेरा, वो इसे डबते हुए बोला। हुरैन खफत से निगाहें जगा की। इस शख्स के पल पल बदलते रवैयों पर वो हैरान थी। कभी दांता हो जाता, कभी डांटता, तकलीफ देता, और जब कोई जख्म देखता तो अपना गुस्सा भूलकर जबरदस्ती मरहम लगाता। उस वक्त भी वही हुआ जो वो शर्ट बोले इसके जख्म पर मरहम लगा रहा था। फिर अजान ने नाइमा ताई से जाने क्या कहा, उन्होंने इससे दोबारा काम करने का नहीं कहा। हुरैन की सारी तवज्जो दादा जान की तरफ हो गई थी, जिनकी तबीयत अचानक बहुत खराब रहने लगी थी। और फिर एक दिन वो रात को सोए तो सुबह उठ ना सके। हुरैन दादा जान की वफात के सदमे से 1 महीने बाद निकली थी। एक रात अचानक अजान की आंख खुली तो कमरे में नहीं थी। वो हैरान होता उठ बैठा। वॉशरूम, ड्रेसिंग रूम खाली हाली था। वो कमरे से बाहर निकल आया, कदम छत की जानिब उठे, क्योंकि ज्यादातर वो वहीं पाई जाती थी। जैसे ही निशत कदम का कानों में इसकी आवाज टकराई, किसी से फोन पर बात कर रही थी। अजान फौरन दीवार की ओट में हो गया। मोहब्बत? कौन सी मोहब्बत? मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसी घटिया शख्स पर। मेरी मोहब्बत इस दिन खत्म हो गई थी जिस दिन तुमने मुझे शॉपिंग के बहाने ले जाना, मुझसे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की। मुझे खुदा ने बचा लिया, फिर भी मैं तुम्हें कबूल कर रही थी, मगर तुमने अपनी गलती की माफ़ी मांगनी, इस पर शर्मिंदा होने के बजाय ये घटिया शर्त रखी कि मैं शादी से पहले तुमसे ताल्लुक़ बनाऊं। खुद को मज़ीद मेरी नज़रों से गिरा दिया। और फिर जब मुझे तुम्हारी करीबी दोस्त के ज़रिए ये पता भी चल गया कि तुम्हें मुझसे कोई मोहब्बत नहीं बल्कि मेरी जायदाद के लिए मुझसे शादी कर रहे हो, तो मुझे फैसला करने में आसानी हो गई थी। अब मैं अपने शोहर के साथ बहुत खुश हूँ। वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मैं भी करने लगी हूँ। सो लास्ट बार कह रही हूँ हारिस गिलदानी, मुझसे दोबारा रब्ता करने की कोशिश मत करना। मुझे तुमसे मोहब्बत तो दूर, अब नफरत भी नहीं है, क्योंकि तुम मेरे दिल दिमाग से मुकम्मल तौर पर निकल चुके हो, समझे? वो गुस्से से अपनी बात का खत्म करके गहरे सांस लेने लगी थी। अजान फिर जो साबित करता हुआ दबे कदम वापस कमरे में आ गया। तो ये थी वजह हारिस गिलदानी से रिश्ता तोड़ने की। बंद आंखों से लेटा वो सोच रहा था, अच्छा तो तुमने मेरा नाम शादी के लिए इसलिए लिया क्योंकि तुम्हारे सामने ऑप्शन में ही था, मगर तुम क्या जानो, मेरा तो पहला और आखिरी ऑप्शन ही तुम थी। ये मोहब्बत कब परवान चढ़ी मैं नहीं जानता। बस एहसास तब हुआ जब हारिस गिरदानी को तुम्हारे साथ देखता था। तुम्हारे करीब इसलिए नहीं आ सकता था, अपनी मोहब्बत इसलिए नहीं जता सकता था क्योंकि मॉम ये कभी बर्दाश्त न करती, इसलिए मैं खामोशी से किसी मुआवजे के इंतजार में था। और बलाखिर वो मुआवजा हो गया। मॉम ने मुझे कहा कि वो मेरे रिश्ता हुरैन से करना चाहती हैं ताकि बलाल ताया की जायदाद बाहर न जाए, हमारी हो जाए। मुझे जायदाद में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे लिए इतना ही काफ़ी था कि वो मैं तुम्हारे लिए मान गई। फिर उन्होंने दादा जान से बात की। मुझे 100% उम्मीद थी कि दादा जान मुझसे ही करेंगे, मगर दादा जान ने कहा कि तुमसे पूछेंगे क्योंकि तुम्हारे लिए हारिस गिरदानी का रिश्ता आया था। फिर मेरे खदशे के मुताबिक तुमने हारिस गिरदानी को मुझ पर तरजीह दी। कितनी मुश्किल से बर्दाश्त किया ये शौक मैंने कि तुमने मुझे ठुकरा दी। कितनी मुश्किल से खुद को समझाया, दिल को रोका, खुद को ज़बरदस्ती तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए तैयार किया। निकाह के बाद जब तुमने हारिस के बजाय मेरा नाम लिया तो मैं शॉक्ड हो गया। मुझे खुशी नहीं हुई, अपने ठुकरा जाने का गुस्सा जाग उठा, मगर दादाजान ने मुझ पर दबाव डाला और मॉम भी इनकी हमनवा थी, तो तुमसे निकाह करना पड़ा। 5 महीने होने वाले हैं हमारी शादी। काश मुझे पर भरोसा करके मुझसे शेयर कर लिया होता तो अब तक सब ठीक हो चुका था। दिल में अफसोस कर रहा था। कुछ देर बाद वो भी कमरे में आ गई, खामोशी से अपनी जगह पर जाकर लेट गई। बकाया रात दोनों ने आंखों में काटी। सुबह जब हुरैन की आंख खुली तो वो कमरे में नहीं था। फ्रेश होकर बाहर आई तो डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। नाइमा ताई भी साथ ही बैठी हुई थी। तुम्हारी शादी मैंने इस लड़की से इसलिए नहीं करवाई कि इसे सचमुच बीवी समझ कर रखो, इसके नहरे उठाओ। अरे जायदाद अपने नाम लिखवाओ और किसी बहाने जान छुड़ाओ इससे। जहर लगती है मुझे लड़की। पहले इसकी माँ ने मेरी बहन की जगह पर कब्जा किया, अब ये जबरदस्ती की बहू बन बैठी है। मुझे भी जायदाद की वजह से चुप होना पड़ा। नाइमा ताई गुस्से से बोल रही थी। वो रोती हुई वहाँ से निकल गई थी। अजान और नाइमा अफरीदी दोनों ने चूम कर इसे जाते देखा था। वो भागते हुए सीधा अपने पोर्शन में गई थी। अजान जब इसके पीछे पहुंचा तो अलमारी से कागजात निकाल रही थी। इसे देखकर कागजात इसके कदमों में फेंक कर रोते हुए बोली, यही चाहिए ना था ना आपको, तो ले लें, ये घर भी ले लें, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। दादा जान की प्रॉपर्टी से मैं चली जाती हूँ यहाँ से, किसी दारनमान में रह लूँगी, तलाक दे दे मुझे। फूट फूट कर रोती हुई अपनी
चीज़ें इकट्ठी कर रही थी। अजाना फिर जिस तरफ सा गया था, पागल हो गई हो, क्यों छोड़ूं मैं तुम्हें? मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ यार, इसी खींच कर खुद में बीते हुए जज्बात से बोझल आवाज में बोला। हुरैन के रोने में शिद्दत आई। तुमने सिर्फ मोम की बात सुनी है, मेरी तो सुन लेती यार। मैंने इन्हें क्या जवाब दिया? तुम मेरी जिंदगी हो, मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी का कोई लालच नहीं। मैं तो अपनी सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे नाम कर दूंगा, वो बोलते हुए जा बजाय इसके सर पर बोझ देते जा रहा था। हुरैन शिद्दत से इसे देख रही थी। इसने झुककर इसकी हैरानगी भरी आंखों पर पहुंच दिया और जैसे ही इसके लबों को छुआ, वह चंप कर अपने इसके सीने में मुँह छिपा गई। अजान फिर एक चेहरे पर मुस्कुराहट थी। 6 महीने हवा में गुजारे, बातों पर नाराज होकर उसका ना सिर्फ इसे अजीयत में देता रहा, बल्कि खुद भी डबल अजीयत में मुतरा रहा। जो होना था वो तो हो चुका था। अब वो सब कुछ भुलाकर बाकी का वक्त इसके संग खुशियों भरा गुजारना चाहता था। यहाँ पे हुआ इसका एंड। कैसा लगा कमेंट जरूर करना।